हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को आगे बढ़ाते हुए ब्रोंकिएक्टेसिस टॉपिक के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ब्रोंकिएक्टेसिस, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इटियोपैथोलॉजी, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द मैनेजमेंट पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस से। व्हाट इज़ ब्रोंकिएक्टेसिस? ब्रोंकिएक्टेसिस का डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो उसी से काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अभी तक नॉर्मल एनाटॉमी तो आपको याद ही होगी कि व्हाट इज़ ब्रोंकाई, जो ट्रैकिया से बाइफर्केशन होके द टू में डिवाइड होते हैं, दैट दोज आर दी ब्रोंकाइज। सो यहाँ पे डेफिनेशन में आप देख रहे हो कि एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोंकिएक्टेसिस। एक्टेसिस जो है ब्रोंकाई नाम से आपको ब्रोंकाई समझ में आएगा, एंड देन द रेस्ट एक्टेसिस मतलब कि डायलेटेशन। सो यहाँ पे एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ दी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई डायलेट तो होता है कुछ एक अमाउंट तक नॉर्मली, ताकि एयर पैसेज प्रॉपर्ली हो सके, क्योंकि जो मसल्स होते हैं उसको इतना अलाउ करते हैं थोड़ा बहुत डायलेट हो जाए। बट उसका एबनॉर्मल डायलेटेशन जब हो जाता है तब उस कंडीशन को कहते हैं हम ब्रोंकिएक्टेसिस। इट मे बी आइदर फोकल इन्वॉल्विंग द एयरवेज supplying a limited region of lung, parenchyma, or diffuse airways including a more widespread distribution। तो ये फोकल हो सकता है, सो इट मे बी फोकल जो कि सिर्फ एक पार्ट एयरवे का सिर्फ एक पार्ट को इन्वॉल्व करे, या फिर ये हो सकता है डिफ्यूज जो कि एक पार्ट से ज़्यादा पार्ट या फिर लिमिटेड रीजन से आगे जाके ये इन्वॉल्वमेंट करे। सो इट मे बी फोकल और इट मे बी डिफ्यूज। तो ये दो हिसाब से ब्रोंकिएक्टेसिस को हम आगे किस कारण से हो जाता है, कैसे होता है, एक्चुअली क्या होता है, उसको स्टडी करेंगे। सो जैसे कि हमने पढ़ा डेफिनेशन में, इट इज़ द एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या होते हैं, जो ट्रैकिया होते हैं, देन बाइफर्केशन इनटू ब्रोंकाई। ओके, सो इन ब्रोंकाई नॉर्मली ब्रोंकाई हेल्दी एयरवे जो होता है, इसमें जो एयरवे वॉल होती है उसके अंदर जो रीजन रहता है या फिर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो इस तरह से ओपन होना चाहिए ताकि इसमें से गैस का एक्सचेंज या फिर इनलेट और आउटलेट प्रॉपरली हो सके विदाउट एनी डिफिकल्टी। बट ब्रोंकिएक्टेसिस में क्योंकि एबनॉर्मली डायलेट हो जाते हैं, एंड देन वो जो वाइडेंड एयरवे है उसमें क्या क्या हो जाता है, वाइडेंड एयरवे हो जाता है, इसमें स्कारिंग हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है, क्योंकि एयरवे ब्रॉड हो गया है तो जो मसल्स है वो प्रॉपरली अपना शेप नहीं होल्ड कर पाते। सो वहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन है। स्कार टिश्यू फॉर्मेशन की वजह से एयरवेज जो है वो थिक हो जाते हैं, तो वो जितना उनका मूवमेंट पहले होता था इजीली फ्लेक्सिबल, उतना मूवमेंट नहीं हो पाता। एंड वन मोर थिंग दैट इज कलेक्शन ऑफ सिक्रीशंस, दैट इज स्पूटम फॉर्मेशन। बिकॉज इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के बाय प्रोडक्ट में स्पूटम फॉर्मेशन होना स्वाभाविक है। सो दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन इनसाइड द एयरवे विद ब्रोंकिएक्टेसिस। तो यहाँ पे वर्ड जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में ब्रोंक्यूल के बारे में पढ़ा था। सो ब्रोंक्यूल्स का जो इन्फ्लेमेशन है उसको ब्रोंक्यूलाइटिस कहते हैं, ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। सो दीज वर इन्फ्लेमेशन। नाउ वी आर गोइंग ऑन मूविंग ऑन विद अ फर्दर डिसऑर्डर जिसमें इन्फ्लेमेशन के साथ साथ जो एयरवेज है उनका डायलेटेशन हो रहा है, दैट इज अ स्टेप फर्दर। ओके, उसको कहते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। ओके, इस तरह से इसकी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, व्हाट इज द इटियोपैथोजेनेसिस। इसमें डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, इट मे बी अ डेवलपमेंटल डिफेक्ट। डेवलपमेंटल डिफेक्ट में स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड बायोकेमिकल डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो सकता है। स्ट्रक्चरल में क्या हो सकता है, पल्मोनरी एजेनेसिस, सिक्वेस्ट्रेटेड सेगमेंट, या फिर ट्रेकियोब्रोंकियोमेगाली और ब्रोंकोमलेशिया। सो दिस मे बी द स्ट्रक्चरल एनॉमलीज। बायोकेमिकल में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी हो सकती है। सो इट मे बी बोथ स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल, जिसमें बायोकेमिकल में इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको याद रखने के लिए कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी की वजह से भी ये कंडीशन जहाँ पे एबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाता है वो हो सकती है। प्राइमरी इन्फेक्टिव इंसल्ट की वजह से भी, पहले प्राइमरी इन्फेक्टिव इंसल्ट का मतलब होता है कि प्राइमरीली एक इन्फेक्शन होता है
एंड इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाता है. सो दिस मे बी प्राइमरी इन्फेक्टिव इंसल्ट लाइक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्योलाइटिस, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस. दीज डिजीजेस के कॉम्प्लिकेशन ब्रोंकिएक्टेसिस में लीड अप कर सकते हैं. दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस. आगे बढ़ते हुए प्राइमरी इम्पेयरमेंट ऑफ म्यूकस क्लियरेंस, जो प्राइमरी इम्पेयरमेंट ऑफ म्यूकस क्लियरेंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, दैट इंक्लूड जेनेटिक, बायोकेमिकल, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस. सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से भी हो सकता है. और अल्ट्रास्ट्रक्चरल, दैट इज प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया, इसके वजह से भी ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ सकती है. इन्फेक्शन सेकेंडरी टू ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन. अब ये ब्रोंकियल पहले इन्फेक्शन प्राइमरी था, अब सेकेंडरी, पहले ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा एंड ऑब्स्ट्रक्शन के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन के वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है, लाइक इंट्राल्यूमिनल और एक्स्ट्राल्यूमिनल. इंट्राल्यूमिनल में स्लो ग्रोइंग ट्यूमर अगर कोई है, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद में वहाँ पे सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन हो सकती है ड्यू टू एनी इन्फेक्शन. फिर एस्पिरेटेड फॉरेन बॉडी को अगर कोई है, तो एस्पिरेटेड फॉरेन बॉडी है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगी एंड देन वहाँ पे इन्फेक्शियस ग्रोथ हो सकती है. एक्स्ट्रा ल्यूमिनल में लिम्फेडिनोपैथी में भी अ कॉज. ल्यूमिनल मतलब ल्यूमन, वो जो आपका एयरवे का ल्यूमन है, इसके अंदर तो कोई ग्रोथ हो सकती है या फिर फॉरेन बॉडी. और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब वो ल्यूमन जो है, एयरवे जो है, इसके बाहर कोई अगर लिम्फेडिनोपैथी है तो वो धीरे धीरे इसको कंप्रेस करके इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी. तो दिस इज व्हाट यू मीन बाय इंट्राल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. अब कुछ एक थ्योरीज पुट फॉरवर्ड हुई है कि ये जो एटेलेक्टेसिस है, इसका पैथोफिजियोलॉजी एक्चुअली किस हिसाब से चलता है. कुछ एक थ्योरीज हैं, उसमें थ्योरीज में डिफरेंट टाइप्स हैं. सो थ्योरीज जो हैं उसमें मेन थ्योरीज है एटेलेक्टेसिस थ्योरी, प्रेशर ऑफ सिक्रीशंस थ्योरी और ट्रैक्शन थ्योरी. ये 3 थ्योरी हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद द एटेलेक्टेसिस थ्योरी. एटेलेक्टेसिस थ्योरी क्या कहती है, या फिर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किस हिसाब से होता है कि एस्पिरेशन ऑफ विस्किड मटेरियल इनटू पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द ब्रोंकियल ट्री मे रिजल्ट इन एटेलेक्टेसिस. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है कि कोई भी चीज़ का एस्पिरेशन ऑफ एनी मटेरियल इनटू द पेरिफेरल पार्ट मतलब ब्रोंकस तक जाना, एस्पिरेशन होगा, फिर ट्रैकिया में जाएगा, फिर ब्रोंकाई में जाएगा. ओके, और उसकी वजह से एटेलेक्टेसिस हो सकता है, एंड एटेलेक्टेसिस लीडिंग टू डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंकाई इन द कोलैप्स्ड एरिया. ओके, सो एटेलेक्टेसिस मतलब कोलैप्स हो रहा है, कोलैप्स के बाद वजह से उस एरिया, कोलैप्स्ड एरिया के बाजू वाला जो एरिया है, ब्रोंकस है या फिर ब्रोंकाई है, उनका डायलेटेशन हो रहा है, विच इज़ कंपनसेटरी. अब ये डायलेटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक एरिया कोलैप्स हो रहा है, कंपनसेटरी दूसरा एरिया डायलेट हो रहा है. बिकॉज कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, एक अगर कोलैप्स हो गया तो दूसरा एरिया उसको डायलेट करके, पुश करके उसको इन्फ्लेट करने की कोशिश कर रहा है. सो इट इज़ अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म. इन टर्न reduces lung volume and increases intrapulmonary negative pressure. अब इसके वजह से प्रेशर जो बैलेंस होता है वो बैलेंस बिगड़ जाता है. बिगड़ने के बाद क्या होता है कि जो लंग वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और इंट्रापल्मोनरी नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, these in turn dilates any bronchi proximal to the block. अब अगर कोई भी ब्लॉक है तो इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से, जो कि नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव प्रेशर की वजह से जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर जहाँ पे कोलैप्स है, उसके प्रॉक्सिमल या फिर उसके प्रॉक्सिमल जो उसके जो ब्रोंकाई है उनका डायलेटेशन कर देती है. सो एज दीज रिमेन इन कम्युनिकेशन विद द एटमॉस्फेयर. सो दिस इज द एटेलेक्टेसिस थ्योरी. ये फर्स्ट थ्योरी है, एटेलेक्टेसिस हो गया है, उसके प्रॉक्सिमल जो ब्रोंकाई है, बिकॉज ऑफ एटेलेक्सिस नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एंड उसकी वजह से जो ब्रोंकाई प्रॉक्सिमल है वो डायलेट हो गया. दिस इज द फर्स्ट थ्योरी. सेकेंड थ्योरी क्या कहती है वो देखते हैं. सेकेंड थ्योरी है प्रेशर ऑफ सिक्रीशंस थ्योरी. ये थ्योरी क्या कहती है कि फॉलोइंग म्यूकस प्लग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रोंकाई, secretions distal to the obstruction accumulate and mechanically distend the bronchi beyond the block.
अब यहाँ पे क्या बोल रही है कि अगर कहीं पे ब्लॉक है सो उस ब्लॉक के बियॉन्ड दी ब्लॉक, मतलब ब्लॉक के बाद वाला हिस्सा जो ब्रोंकाई का है, तो ये ब्लॉक के बाद वाला हिस्सा है, ये ब्लॉक की वजह से यहाँ पे प्रेशर आ रहा है या फिर जो म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है वो यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर है ब्लॉक का एंड देन म्यूकस सिक्रीशंस है यहाँ पे। सो बिकॉज ऑफ दीज सिक्रीशंस यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है और ये जो ब्रोंकाई है वो डायलेट हो रहे हैं। दिस इज द सेकेंड थ्योरी, दैट इज प्रेशर ऑफ द सिक्रीशंस थ्योरी। अब हम थर्ड थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड थ्योरी क्या कहती है? थर्ड थ्योरी है ट्रैक्शन थ्योरी। नो, व्हाट इज दिस ट्रैक्शन थ्योरी? ब्रोंकियल डायलिटेशन ऑकर्स सेकेंडरी टू फाइब्रोसिस ऑफ द लंग पैरेन्काइमा। अब ये क्या कह रही है कि लंग पैरेन्काइमा जो है उसका पैरेन्काइमा, लंग का पैरेन्काइमा, ओके, इनका फाइब्रोसिस हो रहा है, ओके, and because of this fibrosis the resulting scar tissue requiring high inflation pressures on inspiration to overcome abnormally high retractive forces। अब ये फाइब्रोसिस की वजह से स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होता है एंड स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर जो होता है, फोर्स जो होता है रिट्रैक्शन का फोर्स इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे एबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस एंड रिजल्टेंट स्कार टिश्यू। दिस इज द ट्रैक्शन थ्योरी। तो ये तीन थ्योरी है, एक है एटेलेक्टेसिस थ्योरी, एक प्रेशर ऑफ द सिक्रीशंस थ्योरी एंड द थर्ड इज ट्रैक्शन थ्योरी। कुछ एक थ्योरीज है, थ्योरीज आर नॉट एविडेंस, ओके, दीज आर थ्योरीज। क्यों हो सकता है, ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। सो दीज आर द थ्री थ्योरीज। ये आपको ब्रोंकिएक्टेसिस अगर नाम आया तो आपको ये पिक्चर में आ जाना चाहिए, ओके। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा साइट जो है इन्वॉल्वमेंट का मोस्ट कॉमन साइट है। सो इट इज द लेफ्ट लोअर लोब इज द मोस्ट कॉमन साइट। लेफ्ट लोअर लोब ये मोस्ट कॉमन साइट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको याद रखने के लिए। सो कंपैरेटिवली लोअर लोब्स जो होते हैं दैट आर मोर involved than the middle and the lingual lobe, and middle and lingular lobes are more involved than the upper lobe। so ये नीचे से ऊपर की तरफ आप देखोगे तो उस हिसाब से सबसे लोअर जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है इस ब्रोंकिएक्टेसिस की या फिर एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंकाई की, ओके। अब ब्रोंकिएक्टेसिस जो बात हम कर रहे हैं, थ्योरीज की बात की हमने, डायलिटेशन की बात की हमने, तो ये जो एक साइकिल है वो किस हिसाब से साइकिल चलती है। अब साइकिल में सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल इंसल्ट से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल insult, it may be any infection, it may be any primary infection, it may be any secondary infection after obstruction, it may be anything। so वो प्राइमरी या फिर इनिशियल इंसल्ट के बाद में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है उस एरिया में, ओके। इन्फ्लेमेशन के बाद में, हर एक इन्फ्लेमेशन के बाद में यहाँ पे ऑब्वियसली बॉडी रिएक्ट करेगी और रिएक्ट का बाय प्रोडक्ट न्यूट्रोफिल डिराइव्ड प्रोटीएसिस, ओके। अब बिकॉज ऑफ दीज जो एयरवे होता है उनका रीमॉडलिंग हो जाता है या फिर उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। सो यहाँ पे परमानेंट एयरवे का डायलिटेशन हो गया और सीलिया जो है उनका लॉस हो गया बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। वहाँ पे न्यूट्रोफिल डिराइव्ड प्रोटीएसिस हुआ, प्रोटीएसिस के बाद डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड देन एयरवे का रीमॉडलिंग हो गया एंड रिजल्टेंट क्या हुआ, परमानेंट एयरवे डायलिटेशन एंड loss of cilia, okay। now because of these actions there is mucus accumulation, म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो गया एंड म्यूकस एक्यूमुलेट होने के बाद में या फिर कोई भी चीज़ का एक जगह ज़्यादा देर तक ठहराव होने के बाद वजह से उस म्यूकस में या फिर उस बाई प्रोडक्ट में बैक्टीरियल इन्वेडेशन हो जाता है। सेकेंडरी, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी, बट म्यूकस एक्यूमुलेशन में सुपर एडेड इन्फेक्शन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सो देयर इज बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ओवर हियर और इन दिस म्यूकस विच इज एक्यूमुलेटेड। अब दिस रिजल्ट्स इन इन्फेक्शन, ओके। ऑब्वियसली बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अगर यहाँ पे आएगा तो इन्फेक्शन होगा एंड अगेन देयर इज इन्फ्लेमेशन, अंडरस्टैंड। तो ये जो साइकिल है ये इस तरह से
चलती रहती है। एंड दिस साइकिल इज द मेजर रिस्पॉन्सिबल जो कि ब्रोंकिएक्टेसिस को इस तरह से पोटेंशियली हार्मफुल बनाती है। ओके, सो दिस इज how the bronchiectasis cycle goes on and the resultant effect on the airway is bronchiectasis. The way you can see here, normal airway normal चल रही है और muscles उसको बढ़ने में या फिर कम होने में मदद कर रही है, बट यहाँ पे मसल्स जो है वो फाइब्रोज्ड होकर ब्रेक डाउन हो सकता है, यहाँ पे इनएक्टिव हो सकती है, और जो एयरवे है वो परमानेंटली यहाँ पे डायलेट हो गई। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल एंड अ ब्रोंकिएक्टेसिस वाला एयरवे जहाँ पे परमानेंटली डायलेटेशन हो गया है। नाउ परमानेंट डायलेटेशन इज परमानेंट डायलेटेशन, ओके। और यहाँ पे वो जो साइकिल है वो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी, वो साइकिल कंटिन्यूसली अगेन इन्फ्लेमेशन एंड अगेन द सेम प्रोसेस and leading to destruction of more and more bronchi. Okay, so this is what happens inside an airway in case of bronchiectasis. अब क्लासिफिकेशन है ब्रोंकिएक्टेसिस के जो प्रेजेंटेशन है या फिर जिस तरह से आपको दिखाई देंगे वो एक्चुअली में किस तरह से डायलेट हुए हैं, वो कुछ एक टाइप्स हैं उसके, वो दिखाई देने के या फिर उसके शेप्स के, डायलेटेटेड जो शेप होता है जो कि एक्सरे में या फिर इस तरह से विजुअलाइज हो सकता है सीटी स्कैन या ब्रोंकोस्कोपी में। तो वो जो विजुअलाइज्ड पार्ट्स होते हैं ब्रोंकाई के जो डायलेटेड हैं उसमें दो क्लासिफिकेशन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर जो ज़्यादा यूज़ में है दैट इज़ रीड्स क्लासिफिकेशन। अब रीड्स क्लासिफिकेशन क्या कहता है या फिर कितने टाइप्स में डिवाइड करता है इसको? वन इज सिलेंड्रिकल ब्रोंकिएक्टेसिस, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ सिलेंड्रिकल। ओके, सो सिलेंड्रिकल ब्रोंकिएक्टेसिस जो है वो किस तरह से दिखाई देगा? इट विल लुक एज ट्रैम ट्रैक लाइंस, जो कि आगे हम देखेंगे ये ट्रैम ट्रैक लाइंस एक्सरे में कैसे दिखाई देते हैं। सो ट्रैम ट्रैक इज लाइक जो ट्रैम चलती है ना, जो जैसे समझ लो रेलगाड़ी का छोटे वाले खिलौने टाइप का जो, या फिर जो छोटा ट्रैम होता है उसका जो ट्रैक्स होते हैं वो ट्रैक्स इस तरह से दिखते हैं। सो ये जो ट्रैक्स हैं, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस दिखाई देगा या फिर लाइंस दिखाई देगी इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ट्रैम ट्रैक, और सिग्नेट रिंग साइन इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सेक्शन। सो वर्ड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या फिर उसको इस तरह से सेक्शन करोगे आप लॉन्गिट्यूडनल तो ट्रैम ट्रैक लाइंस दिखाई देंगी, और सिग्नेट रिंग अगर इसको इस तरह से या फिर क्रॉस सेक्शन करोगे इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सेक्शन तो सिग्नेट रिंग साइन दिखाई देगा। अब ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सिग्नेट रिंग साइन एंड ट्रैम ट्रैक लाइंस। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ब्रोंकिएक्टेसिस में दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है, विजुअलाइजेशन पार्ट ऑफ व्यू में या फिर साइंस जो है ब्रोंकिएक्टेसिस के उसमें ट्रैम ट्रैक लाइंस और सिग्नेट रिंग लाइंस या फिर साइन जो है वो दिखाई देगा। सो दैट इज characteristic of bronchiectasis and more specifically it is characteristic of cylindrical bronchiectasis, जो कि नेम सजेस्ट करता है सिलेंडर। ओके, तो सिलेंड्रिकल, इसको अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटोगे तो ट्रैम ट्रैक, और उसको अगर हॉरिजॉन्टल में काटोगे तो सिग्नेट रिंग साइन। ओके, नेक्स्ट इन दिस इज वेरिकोज ब्रोंकिएक्टेसिस। वेरिकोज जैसे कि वेरिकोसिटी आप जानते हो, जिसमें वेन्स जो है वो एबनॉर्मली डायलेट होकर एबनॉर्मली इस तरह से कर्वेचर उसका इधर उधर हो जाता है। सो उससे नेम डिराइव किया गया है वेरिकोज ब्रोंकिएक्टेसिस। इस इरेगुलर पैटर्न होगा, ऑब्वियसली वेरिकोसिटी भी इस तरह से होती है। सो इरेगुलर और बीडेड अपीयरेंस, ठीक है, विद अल्टरनेटिंग डायलेटेशन एंड कंस्ट्रिक्शन। सो यहाँ पे अल्टरनेटिंग डायलेटेशन है और अल्टरनेटेड कंस्ट्रिक्शन है, तो इस तरह से होगा। अल्टरनेटिंग डायलेटेशन है और फिर कंस्ट्रिक्शन है, फिर डायलेटेशन है और फिर कंस्ट्रिक्शन है, इस तरह से अल्टरनेट पैटर्न दिखाई देगा। सो दैट इज बीडेड अपीयरेंस, इट इज ऑफ वेरिकोज ब्रोंकिएक्टेसिस। और थर्ड इज सिस्टिक ब्रोंकिएक्टेसिस। ओके, सिस्टिक ब्रोंकिएक्टेसिस इट appears as large cystic spaces and honeycomb appearance। हनीकोम्ब अपीयरेंस, जैसे हनीकोम्ब होता है ना, एक हनीकोम्ब होता है, या फिर जैसे मधुमक्खी का छाता जिसमें इस तरह के सिस्ट होते हैं या फिर इस तरह से गोले गोले आपको दिखाई देते हैं।
सो इसे कहते हैं हनीकोम। सो इस तरह से हनीकोम अपीयरेंस, ये प्रैक्टिकली ऐसे नहीं दिखाई देता है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू विजुअलाइज हाउ अ हनीकोम अपीयरेंस इज, या फिर नेम कैसे पढ़ा है। ओके, कॉन्ट्रास्ट विद ब्लेब्स ऑफ एम्फाइसीमा। ओके, सो ये 3 पार्ट है रीड्स क्लासिफिकेशन के, सिलेंड्रिकल, वेरिकोज एंड सिस्टिक ब्रोंकिएक्टासिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों, एंड ट्रैम्पटैक लाइंस एंड सिग्नेट साइन, रिंग साइन, विद वेरिकोज में इरेगुलर बीडेड अपीयरेंस और सिस्टिक में हनीकोम्ब अपीयरेंस। ये बार बार याद कर लो कि दीज आर ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस। एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से हम देखेंगे कि कैसा दिखता है ये। ओके, सिलेंड्रिकल ब्रोंकिएक्टासिस कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पर सिलेंड्रिकल ब्रोंकिएक्टासिस है। वेरिकोज, ये देख रहे हो जैसे कि ये, क्योंकि ये देखो स्ट्रेट है, ओके, बट यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, दीज आर नॉट स्ट्रेट, सो यहाँ पे वेरिकोज ब्रोंकिएक्टासिस। और सिस्टिक, ये देखो सिस्ट फॉर्म हो रहे हैं, और या फिर हनीकोम्ब अपीयरेंस, दैट इज सिस्टिक ब्रोंकिएक्टासिस। सो दीज आर द 3 टाइप्स, सिलेंड्रिकल, वेरिकोज एंड सिस्टिक ब्रोंकिएक्टासिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा स्ट्रेस दे रही हूँ मैं। कौन सा पार्ट, देखो हर एक डिसऑर्डर का एक पार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब एक और क्लासिफिकेशन है विच इज़ नॉट दैट पॉपुलर एज रीड्स क्लासिफिकेशन, दैट इज वाइट वेल्स क्लासिफिकेशन। इनके हिसाब से फॉलिकुलर ब्रोंकिएक्टासिस, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस लिम्फोइड फॉलिकल्स सिचुएटेड इन द थिकेंड सिलेंड्रिकल डायलेटेड ब्रोंकियल वॉल्स। तो ये फॉलिकुलर ब्रोंकियलिसिस होगा। सेक्युलर ब्रोंकिएक्टासिस, सैक्स में, ओके, प्रेजेंस ऑफ मैक्रोस्कोपिकली विजिबल थिन वॉल्ड सेक्युलर ब्रोंकियल डायलेटेशन, ये सैक के हिसाब से। एंड थर्ड इज एटेलेक्टैटिक ब्रोंकिएक्टासिस, जैसे एटेलेक्टेशिया में होता है वैसे, एसोसिएटेड विद पल्मोनरी कोलैप्स, जिसमें एटेलेक्टेसिस हो रहा है। सो इसमें पल्मोनरी कोलैप्स के साथ एसोसिएटेड, प्रीडोमिनेंटली राइट साइड। दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन जिस हिसाब से कि पहले रीड्स क्लासिफिकेशन विजुअलाइजेशन के हिसाब से हुआ था, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू दी डायग्नोसिस या फिर अदर अनॉमली विच इज प्रेजेंट या फिर सीन विद इट। सो फर्स्ट में फॉलिकुलर ब्रोंकिएक्टासिस में लिम्फोइड फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं, सेक्युलर में मैक्रोस्कोपिकली विजिबली थिन वॉल्ड सेक्युलर ब्रोंकियल डायलेटेशन दिखाई दे रहे हैं। एटेलेक्टैटिक ब्रोंकिएक्टासिस में एटेलेक्टेशिस दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स पल्मोनरी कोलैप्स दिखाई दे रहा है, it is predominantly on the right side. So this is about White-Wells classification. Okay. अब क्योंकि हमने वो साइकिल पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा कि इनिशियल इंसल्ट के बाद में वापस म्यूकस जब कलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में वहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनीज फॉर्म होती है एक्चुअली। तो वो कॉलोनाइजर्स या फिर जो कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, मोर कॉमनली फाउंड ऑर्गेनिजम्स आर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड सुडोमोनास ऑरिगुमिनोसस। तो ये चारों हैं जो कि मोस्ट कॉमनली फाउंड आउट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वहाँ पे कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रोंकिएक्टासिस का, जिसमें आपको किस ऑर्गेनिज्म की वजह से ब्रोंकिएक्टासिस में इन्फ्लेमेशन में कॉलोनीज फॉर्म होती हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोने, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड सुडोमोनास ऑरिगुमिनोसा। ओके, नाउ क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आते हैं हम कि अब ब्रोंकिएक्टासिस हो गया है, क्या क्लिनिकल फीचर्स आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पे सिम्टम्स में, या फिर कब आप एक्सपेक्ट करोगे कि नाउ दिस कंडीशन इज गोइंग इन ब्रोंकिएक्टासिस। तो यहाँ पे परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ विद कॉफियस म्यूकोपुरुलेंट स्पुटम, ऑब्वियसली म्यूकोपुरुलेंट क्योंकि यहाँ पे म्यूकस में बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है। हेमोप्टासिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे जो डायलेटेशन है, डायलेटेशन की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ को अगर आप एक उसके लिमिट से ज़्यादा डायलेट या फिर फुका देते हो तो उसकी जो वॉल्स हैं, उसके वॉल्स को जो सप्लाई कर रही जो आर्टरीज हैं या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं, वो जो उसके अल्टरनेटिंग जो है वो इस वॉल का डायलेटेशन की वजह से ब्रेक होती है, ठीक है, और वो जो ब्रेक है वो म्यूकस में मिक्स होती है। ओके, एंड it leads to blood mixed mucus which is expectorated, so that is hemoptysis. Dyspnea
ऑब्वियसली एयर एक्सचेंज में यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। जनरल टायर्डनेस एंड मलेज, ओके, बिकॉज ऑक्सीजनेशन परफ्यूरेशन यहाँ पे कम हो रहा है। साइंस क्या हो सकती है? परसिस्टेंट अर्ली एंड मिड इंस्पिरेटरी कोर्स क्रैकल्स, ओके, ये डायग्नोस्टिक है इसका। मिड इंस्पिरेटरी कोर्स क्रैकल्स नॉट शिफ्टेड ऑन कफिंग, कफिंग के बाद ये शिफ्ट नहीं होती है, क्योंकि क्रैकल्स यूजुअली आते हैं जब कोई म्यूकस के थ्रू एयर पास होती है। अब यहाँ पे नॉट शिफ्टेड ऑन कफिंग, अब जब कफ करते हो तब वो म्यूकस ऊपर नीचे शिफ्ट होता है, ओके। सो बिकॉज द म्यूकस शिफ्ट होता है ऊपर नीचे, तो वो क्रैकल्स भी उसके साथ शिफ्ट होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि डायलेटेशन है, तो वहाँ से जो म्यूकस एक्यूमुलेट हुआ है वो आगे शिफ्ट नहीं होता है। सो it is not shifted on coughing and this is characteristic sign of bronchiectasis, okay। इसके साथ क्लबिंग भी आ सकते हैं। सो अदर सिम्टोमेटोलॉजी विच यू कैन लाइक इन अ शॉर्ट रिवाइज कर सकते हो, तो डिस्पनिया, वीजिंग, क्रॉनिक कफ, हिमोप्टेसिस, पुरलेंट स्पूटम, क्लबिंग। क्लबिंग एक चीज़ जो हमने लास्ट स्लाइड में नहीं देखी थी, क्लबिंग, ओके, बिकॉज क्लबिंग जो है वो मेजर कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं रेस्पिरेटरी की उसमें दिखाई देती है, एंड दिस इज वन ऑफ देम। एंड हाई पिच्ड इंस्पिरेटरी सीक्वल्स एंड ब्रोंकाई लोकल क्रैकल्स, ओके। रिकरेंट निमोनिया मे बी बिकॉज ऑफ द कोलोनाइजेशंस, जो कि बैक्टीरिया का यहाँ पे हो जाता है। अब क्या इन्वेस्टिगेशंस आप ऑर्डर करोगे जिससे कि आपको इस चीज़ का कन्फर्मेटरी हो सके? सो द इन्वेस्टिगेशंस विच यू कैन ऑर्डर इज कंप्लीट हीमोग्राम, ओके, serum total IgE and assessment of sensitization to A fumigants, or serum IgG, IgA and IgM, test for cystic fibrosis, primary ciliary dyskinesia in patients with supporting clinical features, sputum culture, bronchoscopy in patients with localized disease 2, and endobronchial lesions, foreign body as the cause of bronchiectasis, okay। bronchoscopy can also be done। रेडियोलॉजिकल आपको क्या फीचर्स मिलेंगे? रेडियोलॉजी या फिर एक्सरे करोगे तो फिर आपको क्या मिलेंगे? प्लेन चेस्ट रेडियोग्राफी में सेंसिटिविटी 85 टू 87.8% होता है। सो यहाँ पे रिंग शेडोज, जैसे कि हमने उसके शेप को लेके डिस्कशन किया था। सो योर इट इज रिंग शेडोज produced by dilated bronchi seen and on honeycomb lung और cystic lung। so यह honeycomb appearance दिखाई दे रहा है जो कि cystic variety का रहता है, ओके। पैरेलल लाइंस दिखाई दे सकती है dilated bronchi की, which is known as tram lines, जैसे कि हमने डिस्कस किया। और solid tubular opacities, that is also known as finger in glove appearance, okay। features of prominent proximal pulmonary artery trunks with cardiac enlargement, extensive disease। cardiac enlargement अगर हो गया तो you can consider it as extensive disease, okay। so tram line appearance किस तरह से दिखाई देगा? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो पिक्चर में, ये जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, दिस आर दोज tram line appearances, okay, जो कि आपको cylindrical variety में दिखाई देगा। so these are tram line appearances on a radiological appearance, okay। bronchoscopy, instillation of liquid contrast medium to the trancobronchial tree, aqueous or oily profilidine or iotrolan was commonly used। affected parts of the lung shadow shows areas of bronchial dilatation, failure of bronchi to taper। bronchi जो actually उसमें डाई डालते हैं, डाई के बाद में उसका विजुअलाइजेशन करते हैं, और यहाँ पे डायलेट या जो ब्रोंकाई है वो टेपर डाउन नहीं हो पाती बिकॉज वहाँ पे परमानेंट डायलेटेशन है। दैट काइंड ऑफ अपीयरेंस इज सीन। डिमिनिश्ड नंबर ऑफ ब्रोंकियल साइड ब्रांचेस और ल्यूमिनल फिलिंग डिफेक्ट्स ड्यू टू ब्रोंकियल सिक्रेशन, यहाँ पे फिलिंग डिफेक्ट्स दिखाई देंगे। सो वन इज फिलिंग डिफेक्ट और वन इज फेलियर ऑफ ब्रोंकाई टू टेपर डाउन, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। किस तरह से दिखेगा? ये कुछ इस तरह से दिखेगा ब्रोंकोस्कोपी में। यहाँ पे डाई डालने के बाद में इस तरह से अपीयरेंस दिखेगा कि यहाँ पे टेपर डाउन नहीं हो रहे हैं, परमानेंट डायलिटेशन हो रहा है, एंड दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन इज सीन इन ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस।
computed tomography, that is CT scan, is the investigation of choice. So this is the investigation of choice. Okay, 1 to 2 mm cuts at 10 mm intervals reducing to 5 mm intervals at areas of particular interest. The two main features are bronchial dilatation and bronchial wall thickening. These are the two main parts which you can see in CT scan. A bronchus is said to be dilated if its internal diameter is greater than that of the accompanying pulmonary artery. अगर उसके बाजू की जो पल्मोनरी आर्टरी है उससे ज़्यादा उसका ल्यूमेन दिखाई दिया तो इट इज़ टर्म्ड एज कि ब्रोंकस जो है वो डायलेटेड है. ब्रोंकियल वॉल thickening is said to be present if the thickness of the wall is at least equal to the diameter of the adjacent pulmonary artery branch. अब जो वॉल की थिकनेस है वो कब मानी जाएगी? जब उसकी एडजेसेंट पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच की वॉल की थिकनिंग से उसकी थिकनिंग इक्वल है. सो दिस इज व्हाट यू कैन सी ऑन सीटी स्कैन. ओके, अब जैसे कि हमने सीटी स्कैन में अगर देखोगे तो यहाँ पे ट्यूबुलर ब्रोंकिएक्टेसिस दिखाई देगा. सो ट्यूबुलर ब्रोंकिएक्टेसिस दिखाई दे रहा है यहाँ पे. दिस इज द पिक्चर ऑफ एन bronchiectasis on CT scan. So this is how you can see cylindrical tubular bronchiectasis. इस तरह से विजुअलाइज हो सकता है. रेडियोलॉजी में जैसे कि हमने ट्रैम लाइन अपीयरेंस देखे थे वैसे सिग्नेट अपीयरेंस किस तरह से दिखाई देंगे. सो सिग्नेट रिंग जो है वो इस तरह से दिखाई देगी. यहाँ पे देखो ये जो सिग्नेट रिंग्स है, सिग्नेट रिंग्स मतलब एक रिंग जिसके ऊपर डायमंड हो, तो इस तरह से अपीयरेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे. ओके, सो ये रेडियोलॉजिकल में जैसे कि हमने ट्रैम लाइन देखे थे वैसे रेडियोलॉजी में सिग्नेट रिंग अपीयरेंस भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. सो दिस इज हाउ सिग्नेट रिंग विल विजुअलाइज ऑन अ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग. अब सिवियरिटी स्कोरिंग, हम किस बेसिस पे उसको सिवियर या फिर नॉट सिवियर ये टर्म करेंगे. सो सिवियरिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्कोरिंग दी गई है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. So to predict the risk of future mortality, morbidity in hospital admissions and exacerbations in patients with bronchiectasis, two scaling systems are BSI and phased system. So BSI scaling भी एक सिस्टम है. यहाँ पे हम phased score जो है उसको डिस्कस करेंगे. BSI is yet another scaling जिसमें mild, moderate, severe आप कर सकते हो. So phased is important आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें FACED. ओके, सो दैट वाई इट इज टर्म्ड एज फेस्ड स्कोर. सो उसमें क्या क्या आप क्राइटेरियाज जो है वो इसमें इंक्लूड करोगे. FEV1 का रेशो, एज, P ओरिजिनस कोलोनाइजेशन, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस और डिस्पनिया. दीज आर ऑल द क्राइटेरियाज विच आर इन्वॉल्व, जिसके हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर आप इसमें इंक्लूड करोगे या फिर टर्म करोगे कैटेगरी वाइज. ईच वेरिएबल स्कोर इज 0, 1 और 2. The 5-year mortality is mild अगर 0 to 2 है, moderate अगर 3 to 4 है और severe अगर 5 to 7 है. Disease is 4%, 25% and 56%. So इस हिसाब से mild अगर scoring 0 to 2 है तो mild, 3 to 4 है तो moderate और scoring अगर 5 to 7 है तो severe आएगी. ये इन शॉर्ट था क्योंकि फेस्ड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है ब्रोंकिएक्टेसिस को लेके सिवियरिटी स्कोरिंग में. एंड दिस इज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो दिस इज टेकन इन शॉर्ट. ट्रीटमेंट पार्ट पे जाते हैं. मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी एंड देन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो कि हम आगे देखेंगे. एयरवे क्लियरेंस टेक्निक इज इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एयरवे को क्लीन करोगे या फिर एयरवे जो है वो म्यूकस जो है उसको ड्रेन करोगे तो जो सेकेंडरी कोलोनाइजेशन जो हो रहा है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो. ठीक है, सो वो एयरवे का क्लियरेंस का जो टेक्निक्स है वो यहाँ पे अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी है. सो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लेंगे क्योंकि ये नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है. ओके, now active cycle of breathing techniques or oscillating positive expiratory pressure should be offered along with gravity assisted positioning. ऐसी पोजीशन जहाँ के आप पॉजिटिव एक्सपिरेटरी या फिर एक्सपिरेटरी प्रेशर दे सको और असिस्टेड पोजीशनिंग इस तरह से जो कि ग्रेविटी असिस्टेड हो. ओके, तो लोअर डाउन टू एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एयरवे क्लियरेंस. ओके, पोस्चरल ड्रेनिंग
पोस्चरल ड्रेनेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PD इस तरह से लिखा जाता है, पोस्चरल ड्रेनेज, जो कि नर्सिंग मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इज द यूज ऑफ ग्रेविटी असिस्टेड पोजिशनिंग, ऐसी पोजिशन जिसमें ग्रेविटी काम करे, टू ड्रेन द एरियाज ऑफ द लंग, ठीक है। अब बेसल ब्रोंकाई, लीनिंग, बेसल ब्रोंकाई अगर एरिया है जिसको आपको ड्रेन करना है, सो द पोजिशन इज लीनिंग फॉरवर्ड ओवर द एज ऑफ द, लीनिंग फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ झुक के, कहाँ पे, ओवर द एज ऑफ द लो बेड यूजिंग द आर्म्स एज अ सपोर्ट अगेंस्ट द फ्लोर। तो लीनिंग फॉरवर्ड, आर्म्स का सपोर्ट लेके बेड का लोअर एज पे इस तरह से लीनिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ, जिससे कि जो ग्रेविटी है उसके हिसाब से या फिर ग्रेविटी की मदद से वो पोस्चरल ड्रेनेज हो सके। ओके, मिडल लोब और लिंगुलर ब्रोंकाई में क्या कर सकते हो, ये बेसल ब्रोंकाई के लिए, मिडिल वाले ब्रोंकाई जो एरिया है उसमें अगर म्यूकस ड्रेनेज करना है तो पेशेंट लाइंग ऑन सुपाइन विद द फुट ऑफ द बेड एलिवेटेड एंड द अफेक्टेड साइड लिफ्टेड ऑफ द बेड बाय पिलोस। तो यहाँ पे जो पेशेंट है वो सुपाइन पोजीशन पे लाई डाउन है और जो फुट एंड है बेड का उसको एलिवेट किया जा रहा है। ओके, एंड अफेक्टेड साइड लिफ्टेड ऑफ द बेड बाय पिलो, जो अफेक्टेड साइड है उसके नीचे, उसके अंडर में पिलो दे रहे हैं। सो दीज आर फ्यू पॉइंटर्स टुवर्ड्स द पोस्चरल ड्रेनेज टेक्निक। एंटीबायोटिक थेरेपी, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स थेरेपी देते हैं इन केस एक्यूट एक्सेजर्बेशंस हो रहे हैं, पर ईयर एक्सेजर्बेशन हो रहे हैं। सो इनमें एंटीबायोटिक थेरेपी या फिर एंटीबायोटिक जो ट्रीटमेंट है वो ज़रूरी हो जाता है। Patients with fever exacerbation that are causing significant morbidity should be considered for long-term antibiotics. ठीक है, again choice will be dictated by sensitiveness and local microbiology advice from the sputum test result. अब sputum test जो है उसके रिजल्ट में से, रिजल्ट्स के हिसाब से कौन सा एंटीबायोटिक चूज करना है वो डिपेंड करेगा, बिकॉज सम स्ट्रेन्स आर रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स। तो उस हिसाब से जो ड्रग ऑफ चॉइस विल बी अकॉर्डिंग टू दी स्पुटम टेस्ट का रिजल्ट। एजिथ्रोमाइसिन इज इमर्जिंग एज अ यूजफुल ऑप्शन फॉर प्रिवेंटिंग एक्सरबेशंस इन एडल्ट्स एज वेल एज इन चिल्ड्रन। तो एजिथ्रोमाइसिन जो है उसका यहाँ पे यूज जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल माना गया है। अदर एंटीबायोटिक्स ऑल्सो, बट द ट्रीटमेंट विल डिपेंड अपॉन दी स्पुटम टेस्ट सेंसिटिविटी रिजल्ट। न्यूअर ट्रेंड्स, क्या नए ट्रेंड आ रहे हैं इसकी ट्रीटमेंट में? सो न्यूअर ट्रेंड्स में आ रहा है नेबुलाइजर थेरेपी, इम्यून ग्लोबुलिन थेरेपी, ओके, इंट्रावेनस एंटीट्रिप्सिन, इंट्राब्रोंकियल सर्फेक्टेंट इज ऑल्सो अ ट्रीटमेंट ऑफ न्यू ट्रेंड, bronchial artery embolization and coiling, this is also a new trend, VATS segment resection or thymosin alpha 1. so these are the newer trends which are coming up, जो कि आपको पता होना चाहिए। हमको एंटीबायोटिक पता रहती है, हमें पोस्चरल ड्रेनेज पता रहता है, बट न्यूअर ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं? सो न्यूअर ट्रेंड्स इस तरह से है जिसको भी आप इन शॉर्ट एक बार देख लो कि क्या न्यूअर ट्रेंड्स आ रहे हैं। सर्जरी, अब सर्जरी कब करनी है इसका इवैल्यूएशन भी होना होता है। इवैल्यूएट इफ ब्रोंकिएक्टेसिस इज फोकल, बायलैटरल एंड डिफ्यूज, मस्ट इवैल्यूएट पल्मोनरी रिजर्व दैट इज PFT, VQ, स्प्लिट लंग फंक्शन, ये इवैल्यूएशन जरूरी है सर्जरी के पहले। आइडेंटिफाई सिंड्रोम्स की उसके साथ दूसरे कौन से सिंड्रोम्स एसोसिएटेड है। इवैल्यूएट कार्डियक फंक्शन, कार्डियक फंक्शन को भी इवैल्यूएट किया जाए। सो दिस आर पार्ट फॉर इवैल्यूएशन। अब क्यों, कब इंडिकेट होता है सर्जरी? ये तो सर्जरी करने से पहले आपने इवैल्यूएशन किया, बट सर्जरी कब करनी है इसके क्या इंडिकेशन है? फर्स्ट इज फेलियर ऑफ मेडिकल और कंजर्वेटिव थेरेपी, जब मेडिकल या फिर कंजर्वेटिव थेरेपी जो आप दे रहे हो वो फेल हो रही है या फिर उसके बावजूद पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं। परसिस्टेंट स्पूटम प्रोडक्शन हो रहा है, स्पूटम जो प्रोडक्शन है वो परसिस्टेंट है, वो रुक रहा नहीं। ओके, हिमोप्टेसिस, हिमोप्टेसिस ज़्यादा हो रहा है। क्रॉनिक कफ और परसिस्टेंट लंग एब्सेस, सो दीज आर ऑल द क्राइटेरियाज या फिर इंडिकेशंस है जहाँ की लंग सर्जरी जो है वो की जा सकती है। अब विल कम टू द कॉम्प्लिकेशंस, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं?
हिमोप्टेसिस एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन एक्चुअली, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डायलिटेशन होगा उतना उस डायलिटेशन के साइड्स के जो वेसल्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगे एंड उसका जो ब्लड है वो म्यूकस में मिक्स होकर हिमोप्टेसिस आता है. सो हिमोप्टेसिस इज अ कॉम्प्लिकेशन. साइनोसाइटिस, ब्रेन एब्सिस में बी अ कॉम्प्लिकेशन. amyloidosis, disseminated aspergillosis, systemic hypersensitivity, vasculitis, lung cancer is also a part of complication. Operative complications क्या क्या हो सकते हैं? Hemorrhage, atelectasis, pneumonia, empyema, bronchopleural fistula and pneumothorax. So these are operative complications, जो कि operative complications भी आपको ध्यान में रहने ज़रूरी है कि ऑपरेशन ठीक है, ट्रीटमेंट आप ठीक करने के लिए कर रहे हो, बट उसके भी कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए. ओके, अब इसी के साथ हम ब्रोंकिएक्टेसिस जो है यहाँ पे एंड पे आते हैं. आई होप ब्रोंकिएक्टेसिस आपको ठीक से समझ गया होगा. ब्रोंकिएक्टेसिस नाम बहुत बड़ा लगता है, बट उसको आप कट शॉर्ट करके देखो, जैसे कि हमने आज डेफिनेशन में देखा ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकाई, जिससे कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये ब्रोंकस रिलेटेड है. And then ectasis, that is permanent dilatation or abnormal dilatation of the walls of the bronchi. So ये एक साइकिल की तौर पे चलता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए. वो साइकिल अगर आप याद रखोगे कि प्राइमरी इंसल्ट हुआ है या फिर इनिशियल इंसल्ट हुआ है, एंड देन वहाँ पे अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्ट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एयरवे है उसका रीमॉडलिंग हो रहा है, यहाँ पे म्यूकस कलेक्शन हो रहा है. म्यूकस कलेक्शन होने की वजह से वहाँ पे उस म्यूकस में सेकेंडरी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है, एंड देन दैट अगेन लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, एंड अगेन द सेम प्रोसेस कंटिन्यूस. इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन वाला प्रोसेस जो है वो अगेन कंटिन्यू होता है. उसकी वजह से जो वॉल्स हैं ब्रोंकस के, वो वॉल्स में फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग, एंड दैट लीड्स टू ब्रोंकिएक्टेसिस. एंड ब्रोंकिएक्टेसिस के कॉम्प्लिकेशंस, उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, एंटीबायोटिक्स, एंड इफ़ रिकरेंट हो रहा है एंड अगर ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है तो आपको सर्जरी करवानी है. नर्सिंग मैनेजमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टेकिंग केयर ऑफ द वाइटल्स ऑफ द चाइल्ड अलॉन्ग विद द सजेशंस विच यू कैन गिव और काउंसलिंग विच यू कैन डू ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी वरीड हो जाते हैं. सो काउंसलिंग पार्ट, मेंटेनिंग द वाइटल्स अलॉन्ग विद द कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ SpO2 ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे डिस्पनिया एक आपके सिम्टोमेटोलॉजी में है. देन सिवियरिटी देखने के लिए आप हिमोप्टेसिस या फिर क्लबिंग, ये दो चीज़ देख सकते हो. डायग्नोस्टिकली साइन में क्रैकलिंग जो था वो आपको याद रखना होगा, एंड दोज कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो कि हमने रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में देखे, जो ट्रैक लाइन्स है या फिर सिग्नेचरिंग अपीयरेंस, हनीकोम्ब अपीयरेंस, ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है. ठीक है, इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं. थैंक यू.